हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जेके कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से पुष्पी पादप यानी वे पौधे जिनमें कि फूल निकलते हैं उनमें लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, मतलब वो किस प्रकार से अपने जैसे और नए पौधों का निर्माण करते हैं। इस चीज़ के ऊपर आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप सब पूरी ध्यान से एकदम देखिएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि एक फ्लावर का चित्र है, एक फूल का चित्र है जिसमें आपको और कई सारे पार्ट वगैरह दिख रहे होंगे यहाँ पे। ठीक, मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस इंक्रीज करता हूँ फ़ोन की। अब ठीक है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आपको एक ये फूल दिख रहा है और इसके कुछ भाग यहाँ पे आपको सेपरेटली कर अलग अलग करके दिखाए गए हैं। जैसे अगर मैं आपको नोटिस एक बार कराऊँ तो देखिए यहाँ पे एक आपको ये भाग दिख रहा होगा जहाँ पे नाम लिखा हुआ है पुंकेसर। ठीक है, उसके बाद में पराग कोश, लघु बीजाणु धानी और योजी वगैरह। ठीक है, ये जो भाग आपको यहाँ पे दिख रहा है पुंकेसर पराग कोश वाला ये भाग, ये जो होता है ये एक पुष्प का नर भाग होता है। ठीक है, एक पुष्प का कौन सा भाग होता है? नर जनन भाग होता है, हम ऐसा कह सकते हैं। नर जनन भाग क्या होता है? ये वो भाग है जो कि नर युग्मक, जो कि क्या होता है, परागकण होता है, उसका उत्पादन करेगा, उसको प्रोड्यूस करेगा। समझ में आ रही बात? अब जैसा कि आप सबको पता होगा कि अगर हम बात करें लैंगिक जनन की, ठीक है, तो लैंगिक जनन के लिए हमें दो युग्मकों की आवश्यकता पड़ती है, एक नर युग्मक, दूसरा मादा युग्मक। जब इस नर और मादा युग्मक का आपस में मेल होता है, मिलन होता है, फ्यूजन होता है, तब जाके हमारी जो नई संरचना होती है उसका निर्माण होता है, जिस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। ठीक, तो अब एक पुष्प को भी अगर लैंगिक जनन करना है तो ऑब्वियस सी बात है उसको भी दो प्रकार के युग्मकों की जरूरत होगी। एक नर युग्मक जो कि क्या होता है, पुष्प के लिए परागकण होता है, और वो कहाँ से उत्पादित होगा? तो ऑब्वियस सी बात है पुष्प के नर भाग से वो उसका उत्पादन होगा, और नर भाग क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। आ रही बात समझ में? दूसरा भाग यहाँ पे आपको सेपरेट करके दिखाया है इस पुष्प का, जिसको हम नाम दे रहे हैं अंडाशय और बीजांड होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो अंडाशय होता है ना, ये आपके पुष्प का मादा भाग होता है, मादा जनन भाग होता है। आ गई बात समझ में? अब ये मादा जनन भाग क्या करेगा? ये मादा जनन भाग मादा युग्मक जो कि पुष्प के लिए क्या होते हैं? बीजांड होते हैं। इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? बीजांड के नाम से जानते हैं। इनको उत्पन्न करने का काम करता है, इनको उत्पादित करता है। आ रही बातें समझ में? अब जब इस परागकण और इस बीजांड का आपस में निषेचन हो, मिलन होगा, फ्यूजन होगा, तब निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाएगी और आपका जो है वो बीज, उसका निर्माण होगा। क्योंकि जो पुष्पी पादप होते हैं ना, ये बीज बनाते हैं और फिर बीज से ही नए पौधे का निर्माण होता है। तो मतलब बीज निर्माण जो है वो एक प्राथमिक प्रक्रिया होती है आपके पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपको कुछ और ग्राही भाग जो कि मतलब इम्पॉर्टेंट है लैंगिक जनन के लिए, उसको अगर मैं यहाँ पे आपको अंडरलाइन करा दूँ तो एक तो हो गया आपका ये पुंकेसर, और इसमें परागकोश, लघु बीजाड़ी धानी, योजी वगैरह, इनसे हमें कोई बहुत ज़्यादा अभी लेना देना नहीं है। आपको ध्यान क्या रखना होगा? ये पुंकेसर और उसके बाद में यहाँ पे ये परागकोश। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पे बीजांड और अंडाशय, इन भागों को आपको ध्यान में रखना है। और जो भाग इंपॉर्टेंट है, वर्तिकाग्र हो गया आपका। ठीक, अभी आगे हम देखेंगे कि इन भागों का क्या महत्व है, क्या मतलब होता है। ठीक, वर्तिकाग्र के बाद आपका देखिए यहाँ पे वर्तिका। आगे बात समझ में? ये जो होते हैं ये मुख्य भाग होते हैं, जनन भाग जिनको हम कह सकते हैं पौधे के, वो। इसके अलावा आपको जो कुछ अदर भाग भी दिख रहे होंगे, जैसे पुष्प वृंत हो गया, पुष्पासन, पुष्पीय अक्ष वगैरह, दल हो गया, बाह्य दल हो गया, ये पुष्प के संरक्षक भाग कहलाते हैं। संरक्षक भाग का मतलब ये वो भाग हैं जो कि पुष्प के इन आंतरिक भागों की रक्षा करते हैं। जैसे पुष्प वृंत वो है, वो डंडी या वो तना कह सकते हैं एक प्रकार का, जिसके सहारे आपका पुष्प पौधे से चिपका हुआ रहता है, पौधे से जुड़ा हुआ रहता है। पुष्पासन जो होता है ये फूल को एक समझ लीजिए बेस प्रदान करता है, आधार देता है टिके रहने के लिए। पुष्पीय अक्ष यहाँ पे आपको दिख रही होगी, जहाँ से आपके सभी प्रकार के जो भी इस भाग है पुष्प के वो जुड़े हुए होते हैं। जैसे दल हुआ, बाह्य दल हुआ, ये भी अंडाशय हो गया, पुंकेसर हो गया, ये सभी इसी भाग से जुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा दल, दल जो होती हैं वो पंखुड़ियाँ, जो फूल होता है उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दल कहते हैं। और पंखुड़ियों के नीचे आपने हरी हरी कुछ संरचनाएं देखी होंगी पतली पतली पत्तियों के जैसे, उनको हम क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं। ठीक, दल क्या करते हैं ना कि ये कीट पतंगों वगैरह को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ में। अब कीट पतंगों को
आकर्षित करने का क्या फ़ायदा भाई, ये क्या करेंगे, तो ये परागण करवाते हैं, जो कि एक ज़रूरी प्रक्रिया होती है किसके लिए, हाँ, बीज निर्माण के लिए। तो इसको भी अभी हम लोग आगे यहाँ पे देखेंगे। तो मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पे कि आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट क्या क्या यहाँ पे, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि पुंकेसर, परागकोश, परागकण, ये सभी पुष्प के नर भाग होते हैं। बीजांड हो गया, अंडाशय हो गया, वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका हो गया, ये सभी पुष्प के मादा भाग होते हैं। ठीक है, जो आपके पुष्प के नर भाग होते हैं इन्हें हम पुमंग भी कहते हैं, इन्हें हम पुमंग नाम से भी जानते हैं। क्या बोला जाता है, इनको पुमंग भी कहा जाता है। और जो पुष्प के मादा भाग होते हैं इनको जायांग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जायांग। आगे बात समझ में, तो इतना आपको ध्यान में रखना होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। अगला जो है हमारा इसके बाद में इसमें लिखा हुआ है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन के चरण। ठीक है, इसका मतलब ये कि पुष्पी पादपों में जब भी लैंगिक जनन होता है, यानी कि पराग कणों से बीज का निर्माण होता है या बीज से नए पौधे का जो निर्माण होता है, उसके चरण यानी कि जो उसके स्टेप्स होते हैं, क्या क्या स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इनके बारे में हम लोग बातें करने जा रहे हैं अब यहाँ पे। तो देखिए, आपको लैंगिक प्रजनन के जो चरण दिख रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा पराग कणों का निर्माण। ठीक है, पराग कणों का निर्माण, ये एक स्टेप है कि सबसे पहले क्या होता है, पराग कणों का निर्माण जरूरी है। पराग कण जो कि नर युग्मक है, यहाँ पे आपको ये जो एक गोले जैसी छोटी सी कांटेदार संरचना दिख रही है, ये क्या है, ये पराग कण है। आगे बात सुनिए, ये पराग कण है जिसका निर्माण कहाँ से हुआ है, पराग कोश, पुंकेसर जो था पराग कोश, उसमें उससे इसका निर्माण हुआ है। ठीक, दूसरा स्टेप यहाँ पे क्या होता है, परागण। ठीक है, परागण की क्रिया होनी चाहिए। परागण, पराग कणों का निर्माण होने के बाद क्या जरूरी है, परागण। परागण क्या होता है, इस पे अभी हम आगे बात करने वाले। अब परागण के बाद देखिए यहाँ पे, परागण का मतलब ये है कि ये जो आपका देखिए ये पराग कण था, इसका पहुंचना जरूरी है कहाँ पे, पुष्प के मादा भागों तक। ठीक, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण। इस पे अभी हम थोड़ा और डिटेल में चर्चा करेंगे। परागण के बाद क्या है, पराग कण का अंकुरण और पराग नलिका का निर्माण। ठीक है, जब आपका परागण की क्रिया संपन्न हो जाए तो उसके बाद अंकुरण पराग कण का जरूरी है, और अंकुरण के पश्चात पराग नलिका का निर्माण भी जरूरी होता है, जिस चीज को भी अभी हम आगे देखने वाले हैं इसको। और फिर उसके बाद होता है निषेचन। ठीक है, निषेचन क्या होता है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक इसका मिलन होता है, फ्यूजन होता है, तो इस क्रिया को हम बोलते हैं निषेचन। तो मतलब पराग कण का अंकुरण और पराग नलिका के निर्माण के बाद निषेचन की क्रिया होनी चाहिए। और अगर निषेचन आपका संपन्न हो गया तो उसके बाद आता है बीज निर्माण। बीज निर्माण की प्रक्रिया जो होती है ये अंतिम चरण होती है लैंगिक जनन के लिए। फिर अगर बीज बन गया तो इस बीज को आप उठा के मिट्टी में लगा देंगे तो उससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए परागण के पश्चात ये बीज का निर्माण हुआ है, और बीज निर्माण के पश्चात ये बीज का अंकुरण वगैरह होके उससे देख सकते हैं आपकी एक नए पौधे का निर्माण हो गया है। अब फिर ये जो नया पौधा बनेगा, इसके जो फूल वगैरह होंगे उससे फिर से जो है प्रजनन की क्रिया संपन्न हो सकती है। तो मतलब इस प्रकार से ये आपके स्टेप्स होते हैं, ये चरण होते हैं किसके लिए, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के, यानी जो फूल वाले पौधे हैं उनमें किस प्रकार से नए पौधों का निर्माण होता है। ठीक, इन स्टेप्स को आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले पराग कणों का निर्माण, फिर परागण, पराग कण का अंकुरण और पराग नलिका का निर्माण, फिर उसके पश्चात निषेचन और फिर बीज निर्माण। ठीक है, अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चंस वगैरह भी ऐसे पूछ सकता है कि बताइए कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के चरण क्या क्या होते हैं, एक एक को डिफाइन कीजिए, तो उसमें ये स्टेप्स आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। आगे बात समझ में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगला देखिए जो हम लोग का है, नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग एक एक करके इन्हीं स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं पराग कणों की, क्योंकि अभी अभी जस्ट हमने पीछे यहाँ क्या देखा, पहला स्टेप ही क्या, पराग कणों का निर्माण। तो पराग कणों का निर्माण तो हो गया, अब हम देखते हैं कि पराग कण होते क्या हैं। ठीक है, पराग कणों का निर्माण आपको ध्यान रखना होगा कि कहाँ होता है, पराग कोश में होता है। ठीक, और ये क्या होते हैं, ये नर युग्मक होते हैं। अब जैसे पढ़िए आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पराग कण पौधों की सूक्ष्म जनन इकाइयां हैं, सूक्ष्म जनन इकाइयां। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, देखिए तो आप एक ये फूल देख रहे होंगे और इसमें ये जो आपको पीले पीले भाग कई सारे नजर आ रहे हैं, ये जो इस पुष्प में आपको ये पीला पीला हिस्सा यहाँ पे नजर आ रहा है, ये क्या है, ये पराग कण है। ये क्या है, पराग
कण है, यानी कि बहुत ही देखिए छोटे होते हैं परागकण। ये तो यहाँ पे आपको एक बड़ा जूम इमेज दिख रही है तो आपको ये आसानी से नज़र भी आ जा रहा है। और परागकण हालांकि बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ये तो पुंकेसर है, जो आपको सामने पीले पीले भाग दिखाई पड़ रहे हैं, ये पुंकेसर है। इन्हीं पुंकेसरों के अंदर परागकण होते हैं चिपके हुए, एकदम सुई की नोक जितने होते हैं, समझ लीजिए परागकण। आगे बात समझ में। तो परागकण क्या होते हैं हम पढ़ेंगे यहाँ पे। हाँ, परागकण पौधों की सूक्ष्म जनन इकाइयां हैं जो अपने व अपनी ही प्रजाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर निषेचन का कार्य संपन्न करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फलों का निर्माण होता है और इनके बीजों द्वारा नवीन संततियों का जन्म होता है। नवीन संततियों यानी कि जो आपके नए पौधे हैं उनका जन्म होता है। आगे बात समझ में। तो ये होते हैं आपके परागकण। अब यहाँ पे आपको दो नाम देखिए सुनाई पड़े। क्या क्या सुनाई पड़ा? एक नाम आया क्या? वर्तिकाग्र, और दूसरा नाम क्या आया? निषेचन। तो देखिए परागकण क्या होते हैं ना, परागकण परागण की क्रिया को संपन्न करवाते हैं। तो ये परागकणों को करना क्या होता है, इनको पहुंचना होता है पुष्प का जो वर्तिकाग्र है, ठीक है, वर्तिकाग्र है उस तक पहुंचना होता है। वर्तिकाग्र आपको याद आ रहा होगा, वर्तिकाग्र अभी हमने पीछे यहाँ पे आपको दिखाया था। हाँ, ये जो भाग होता है पुष्प का, यहाँ पे आपका जो ये वाला हिस्सा गोल सा ऊपर का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं। तो यहाँ तक आपके परागकण को पहुंचना होता है अगर उसको परागण की क्रिया संपन्न करवानी है तो। आगे बात है समझ में। तो चलिए, ये तो था परागकण। अब आगे हम लोग बात करते हैं। अब आता है परागण, दूसरा स्टेप जो था हमारा, ठीक है। क्योंकि देख आप जानते ही इसमें हमने क्या बोला था कि एक बार अगर परागकण जो है आपका बन गया, परागकण बनने के बाद दूसरी क्रिया क्या होनी चाहिए? परागण होना चाहिए, क्योंकि परागण के बिना बीज का निर्माण संभव नहीं है। तो अब देखिए क्या है परागण, क्या होता है पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। जब किसी पुष्प का परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प या फिर किसी दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुंचता है। अब ध्यान यहाँ पे ये रखिए कि जो दूसरा पौधा है ना वो भी सेम प्रजाति का ही होना चाहिए। मतलब एक अगर पपीता है तो दूसरा भी पपीता ही होना चाहिए। ऐसा तो होगा नहीं कि एक जो पपीते का आपके फूल का परागकण है वो नींबू के फूल पे जाके वर्क करेगा, ठीक, ऐसा नहीं होता। तो दूसरे पुष्प से मतलब है कि उसी प्रजाति का दूसरा पुष्प, ठीक। तो जब किसी पुष्प का परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प या फिर किसी दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुंचता है तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। और परागण के उपरांत निषेचन की क्रिया होती है और प्रजनन का जो कार्य है वो आगे बढ़ता है। आगे बातें समझिए। अब यहाँ पे जैसे अगर डायग्राम पे आप देखिए तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक फूल है और इस फूल से ये आपके देखिए परागकण निकले, ठीक है। एक तितली जो कि पहले इस फूल पे बैठ के उसका रस चूस रही होगी, उसने इन परागकणों को क्या किया है कि दूसरे फूल तक, दूसरा फूल जो है वो भी इसी प्रजाति का ही एक पुष्प है, दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक। देखिए ये जो एक लंबी डंडीनुमा संरचना ऊपर आपको गांठ जैसी दिख रही है, ये क्या है? वर्तिकाग्र है। तो उस दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक इसको इसने पहुंचा दिया। और परागकणों का पुंकेसर से निकल के कि दूसरे पुष्प के या फिर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना जो होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परागण कहते हैं। यही परागण की क्रिया होती है। बात आ गई होगी आपको समझ में मेरे ख्याल से, ठीक। अब देखिए यहाँ पे परागण जो होता है ना वो भी कई प्रकार का होता है। तो हम लोग अब इसी बात पर डिस्कस करेंगे। तो अगला क्या है? परागण की क्रिया दो विधियों द्वारा होती है। पहला होता है स्वपरागण, ठीक है। स्वपरागण देखिए क्या होता है, जब परागकण की क्रिया किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पौधे के पुष्प पर पड़ता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? स्वपरागण कहलाती है, ठीक। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपका जो परागकण है ना वो एक ही फूल, मतलब उसी फूल के पुंकेसर से निकल के और उसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंच रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे पहली इमेज, ये जो इमेज यहाँ पे आपको दिख रही है इसमें हुआ है। आप क्या देख रहे हैं इस इमेज में कि यहाँ पे इस पुष्प के ये देखिए परागकोश से पुंकेसर से परागकण निकला और परागकण निकल के इसी फूल के वर्तिकाग्र तक, इसी फूल के वर्तिकाग्र जिसे इंग्लिश में हम स्टिग्मा कहते हैं, इस तक पहुंच रहा है। तो इस क्रिया को हम बोलते हैं स्वपरागण। स्व मतलब क्या होता है? खुद का, यानी खुद का परागण खुद ही से हुआ है। खुद की पुंकेसर का परागण जो है वो खुद ही के फूल से हुआ है, खुद ही के फूल के वर्तिकाग्र तक परागकण पहुंचे हैं, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपरागण। दूसरी क्रिया क्या होती है आपकी? परपरागण।
पर परागण में देखिए क्या होता है कि जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे पर अवस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तब उसे हम क्या बोलते हैं, पर परागण बोलते हैं। ठीक, अब मान लीजिए कि एक कोई नॉर्मल ये पौधा था जिसमें कि कई सारे फूल लगे हुए थे। ठीक है, कुछ फूल उसके यहाँ पे लगे हुए थे, कुछ फूल इधर लगे थे, कुछ फूल यहाँ पे लगे हुए थे। अब मान लीजिए हुआ क्या कि अगर इस फूल का परागकण निकल के इसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचा तो इसको तो हम कह रहे हैं स्वपरागण। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस फूल का वर्तिकाग्र, इस फूल से परागकण निकल के और इसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पे, इसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पे, या फिर इसके अगल बगल कोई पौधा लगा हो, उसके मान लीजिए यहाँ से निकला परागकण और जाके इस वाले पौधे के फूल पे जाके चिपक गया, तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पर परागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर परागण। मतलब एक किसी दूसरे पुष्प के परागकणों का किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, पर परागण कहलाता है। आज ना बातें समझ में, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें नीचे वाले डायग्राम में, अगर आपको थोड़ा सा बड़ा करके इसको दिखाएं तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि ये एक फूल है, ये कोई एक दूसरा फूल है। इस पुष्प के इस वाले पुष्प के पुंकेसर से देखिए परागकण निकले, ये परागकण है जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, और ये परागकण निकल के आपका जो है एक दूसरे पुष्प के, जो कि उसी के प्रजाति का ही एक पुष्प है, उस पुष्प के वर्तिकाग्र तक यहाँ पर पहुंचे हैं। तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, पर परागण बोलेंगे। तो अब मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि परागकण क्या होते हैं, परागण क्या होता है, और परागण जो है वो कितने विधियों द्वारा हो सकता है। 2 विधियों द्वारा, स्वपरागण और पर परागण, 2 ही प्रकार से परागण आपका संभव होता है। बात आ गई होगी समझ में। तो अब 2 स्टेप्स यहाँ पे हमने कवर कर लिए। पहला जो आपका काम था जरूरी, वो क्या था कि हाँ, परागकणों का निर्माण होना चाहिए, और दूसरा जरूरी काम क्या होता है कि परागण की क्रिया होनी चाहिए। अब हमारा जो तीसरा कार्य वो क्या है कि जब एक बार आपके परागकण दूसरे वाले पुष्प या उसी पुष्प के स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र तक पहुंच गए, तो अब इसका अंकुरण होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, परागकण का अंकुरण होना चाहिए, और फिर इससे पराग नलिका का निर्माण होना चाहिए। बात आ गई ना समझ में। अब देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पे कैसे काम होगा। यहाँ पे आपको देखिए ये जो एक डायग्राम नजर आ रहा है, ये डायग्राम किसका है, ये पुष्प के मादा भाग का यानी कि जायांग का डायग्राम है, जिसमें ये आपको जो ऊपर वाला भाग है ना, ये क्या है, वर्तिकाग्र है। ये जो नली जैसी संरचना, ये ट्यूब दिख रही है हरे हरे कलर की, गाढ़े हरे रंग की ये ट्यूब, ये क्या है, वर्तिका है। और यहाँ पे ये जो नीचे वाला आपको ये भाग नजर आ रहा है, ये क्या है, अंडाशय है। ये क्या है, अंडाशय। और इसके अंदर ये जो ऐसे आपको कील गड़ी जैसी हरी हरी कलर की संरचनाएं दिख रही हैं, ये बीजांड है। ये क्या है, बीजांड है। अब देखिए आपका क्या है कि अगर बीज का निर्माण होना है, तो बीज का निर्माण होने के लिए निषेचन का होना जरूरी है। निषेचन का मतलब क्या होता है कि जो आपका नर युग्मक है परागकण और जो मादा युग्मक है बीजांड, उन दोनों का मिलन होना चाहिए, दोनों आपस में मिलने चाहिए, फ्यूज होने चाहिए। आगे बात समझ में। अब ये काम होगा कैसे, क्योंकि देखिए परागकण जो है वो तो आपका केवल कहाँ तक पहुंच सकता है, हाँ, केवल पुष्प के वर्तिकाग्र यानी यहाँ ऊपर वाले हिस्से तक पहुंच सकता है। अब इसको पहुंचना कहाँ तक है, लेकिन बीजांड तक पहुंचना है। तो इसके लिए देखिए होता क्या है ना कि ये एक रास्ता खुद बनाता है, ये खुद एक रास्ता बीजांड तक पहुंचने के लिए निर्मित करता है। यहाँ पे ये जो आपको ये हरा हरा एक संरचना दिख रही होगी, ये वाली, ठीक है, ये क्या है, ये वही रास्ता है जो इसने खुद, परागकण ने खुद बनाया है, किस तक पहुंचने के लिए, बीजांड तक पहुंचने के लिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पराग नलिका बोलते हैं। इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, पराग नलिका बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, जब आपके परागकण जो थे, ये आपके परागकण पहुंचा दिए गए कहाँ पे, पुष्प के वर्तिकाग्र तक। तो अब मान लीजिए कि कोई मधुमक्खी जैसे बैठी थी किसी पौधे परागकण पे, उसके जो है मतलब पैर वगैरह में, शरीर पे खूब सारे परागकण चिपक गए होंगे, कोई एक तो चिपका नहीं होगा, क्योंकि ये तो कैसे होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। अब भैया जब वो मक्खी आके बैठी है इस पुष्प के वर्तिकाग्र पे, तो कई सारे परागकण जो कि उसके पैर वगैरह या फिर उसके शरीर पे चिपके होंगे, वो आके इसी वर्तिकाग्र पे चिपक जाते हैं। आगे बात समझ में। क्यों, क्योंकि देखिए हो क्या रहा है भैया, ये इतनी छोटी इकाई है ना कि एक ही परागकण नहीं पहुंचेगा, कई सारी संख्या में परागकण जो है वो पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं।
अब होता क्या यहाँ से कि ना कि इन सब में रेस लगती है कि हम पहले जाएंगे बीजांड तक, हम पहुंचेंगे बीजांड तक। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये परागकण है, ये परागकण इधर, ये भी परागकण, ये परागकण, ये सब आके पुष्प के वर्तिकाग्र पे चिपक गए हैं और अब सब में रेस लगी है कि भैया हम पहुंचेंगे बीजांड तक, हम पहुंचेंगे, हम बीज का निर्माण कराएंगे। तो सब ये सब क्या करते हैं, जल और खनिज लवण वगैरह की सहायता से अपना अंकुरण करवाते हैं। अंकुरण क्यों करवाते हैं? ताकि पराग नलिका का निर्माण हो सके। लेकिन उसमें से कोई एक ही पराग कण होगा जो कि अपने पराग नलिका का निर्माण करवा के उसको जो मादा का अंडाशय है उसमें प्रवेश करा पाएगा और बीज निर्माण करवा पाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी लगभग पराग नलिका का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन केवल ये एक पराग कण है जिसने पराग नलिका का निर्माण करके उसको अंडाशय तक प्रविष्ट करा दिया, अंडाशय के अंदर भेज दिया है। आज ना बात समझ में। तो ये क्रिया होती है पराग कण के अंकुरण और पराग नलिका के निर्माण की। क्यों किया पराग नलिका का निर्माण? ताकि नर युग्मकों को पहुंचाया जा सके कहाँ तक? बीजांड तक। ठीक है, पराग नलिका रास्ता होती है। तो यहाँ पे देखिए हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है पुष्पीय पौधों में बीजांड। बीजांड, ये जो कील जैसी संरचनाएं दिख रही, बीजांड स्त्री केसर नामक खोखले अंग के भीतर समाहित होते। ये स्त्री केसर है, ये जो पूरा का पूरा, जिसको हम अंडाशय भी बोल रहे हैं। और पराग स्त्री केसर के ग्रहणशील सतह, ग्रहणशील सतह जिसको नाम क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है। ये ग्रहण करती है ना पराग कणों को। तो पराग स्त्री केसर के ग्रहणशील सतह यानी वर्तिकाग्र पर जमा होते हैं। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या कह रहा है कि वर्तिकाग्र पर पराग कण का अंकुरण पानी और पोषक तत्वों के अवशोषण यानी सोखने से शुरू होता है और यह वर्तिका के माध्यम से अंडाशय तक, वर्तिका ये जो संरचना, ये वर्तिका, तो इसके माध्यम से अंडाशय तक छोटी सी पराग नलिका बनाता है। नलिका कोशिका का विस्तार होता है, यानी ये पराग नलिका पहले देखिए छोटी सी बनी और फिर इसका क्या होता है? विस्तार होने लगता है, बड़ी होने लगती है। ठीक है, तो नलिका कोशिका का विस्तार होता है और पराग नलिका का निर्माण करने के लिए एक अंकुर रंध्र के माध्यम से यह पराग कण से बाहर आ जाती है। मतलब ये पूरी की पूरी जो नली है वो अब अंकुरित होते होते पराग कण से बाहर आ जाती है। नलिका नाभिक पराग नलिका की नोक पर उतर आता है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि इस नलिका का जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है ना, यानी यहाँ पे ये देखिए आपको ये जो पार्ट दिख रहा होगा, ये होता है नलिका का नाभिक। वो उसकी नोक पर, यानी जो नोक होती है परागकण की, उस पे उतर आता है। ठीक है, ये कुछ ऐसा ही है, मतलब जैसे आपको बोल दिया जाए कि आप एक काम करिए, एक स्ट्रॉ ले लीजिए, ऐसी एक स्ट्रॉ, और उसमें एक छोटी सी पॉम पॉम बॉल डाल दीजिए। ये कुछ इस तरह से पॉम पॉम बॉल इसके अंदर आप रख के और फिर नीचे से फूंक मारिए। तो देखिए जब आप फूंक मारेंगे, इसमें हवा ब्लो करेंगे, तो ये बॉल जो होगी ये इस स्ट्रॉ में ऐसे ऊपर चढ़ जाएगी, ऊपर तक चढ़ती जाएगी। तो ठीक यही क्रिया है कि जो नाभिक है उसको आगे लगा दिया नोक पे। अब जैसे जैसे पराग नलिका बढ़ती जाएगी, वो नाभिक धीरे धीरे करके आगे खिसकता जाएगा और लास्ट में कहाँ पे एंटर कर जाएगा? बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाएगा। आगे बात समझ में? तो यही क्रिया होती है पराग कण के अंकुरण और पराग नलिका के निर्माण की। ठीक है, आप सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक, अब देखिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब अगली क्रिया जो होती है वो होती है निषेचन तथा बीज निर्माण। ठीक, अब हुआ क्या, देखिए पराग नलिका का निर्माण जब हो गया आपका, तो पराग नलिका का निर्माण होते ये प्रवेश कर गई कहाँ पे? अंडाशय यानी बीजांड, अंडाशय तक पे ये आ गई। मतलब बीजांड में अब ये प्रवेश करने के लिए क्या है? तैयार। अंडाशय का मतलब ये कि अभी ये सिर्फ इस भाग में प्रवेश कर गई है, अभी बीज जो बीजांड है उससे इसका मिलन नहीं हुआ है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं, जूम करके। यहाँ पे देखिए हुआ क्या है कि ये जो आपका, एक सेकेंड, ये पीला पीला यहाँ पे जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये क्या है? पराग नलिका। और ये पराग नलिका देखिए यहाँ से आपका कहाँ पे आगे प्रवेश कर गई है? अंडाशय के अंदर प्रवेश कर गई है। और ये जो आपको लाल लाल यहाँ पे संरचनाएं दिख रही है, ये रेड रेड कलर की, ये क्या है? ये बीजांड है। ये क्या है? बीजांड, जो कि मादा युग्मक है। इन्हीं से आपके पराग कणों का मिलन होना है। तो अब देखिए होता क्या है ना, जैसे ही पराग नलिका का निर्माण हो जाता है तो आपके जो पराग कण होते हैं ना, ये दो भाग में, जैसे ये एक पराग कण था तो इसमें जो नर युग्मक होते हैं उनका ऐसे अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। क्या हो जाता है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब ये है कि ये आधे आधे हिस्सों में, दो कोशिकाओं में, ये एक कोशिका जो थी अब ये कितने कोशिकाओं में बंट जाती है?
दो कोशिकाओं में बंट जाती है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये जो दो नीली नीली संरचनाएं दिख रही है यहाँ पे पराग नलिका के अंदर, ये क्या है, ये वही नर युग्मक है। तो एक प्रश्न आपसे और पूछता है कि बताइए पराग नलिका में नर युग्मकों की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 2 होती है। पराग नलिका में नर युग्मकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। बात आ रही ना समझ में, ध्यान रखना होगा आपको। अब यहाँ से देखिए आगे क्या हुआ। अब यहाँ पे आपको बगल वाले डायग्राम में जैसे दिखाए इस वाले में, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो 2 नर युग्मक थे आपके, एक सेकेंड, ये जो आपके 2 नर युग्मक थे, ये वाले ब्लू ब्लू कलर वाले जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इनमें से देखिए एक का एरो दिखा रहा है यहाँ रेड वाले पे, और दूसरे को ये एरो बना के ले जा रहा है यहाँ पे ऊपर। होता क्या, देखिए आपका एक नर युग्मक जो आपका होता है वो बीजांड के साथ में मिल जाता है, यानी बीजांड में प्रवेश कर जाता है आपका, जो कि मादा युग्मक है। और बीजांड के साथ जब ये प्रवेश कर जाता है ना, तो ये बनाता है भ्रूण, जाइगोट बनाता है। ये क्या बनाता है, जो संरचना बनती है ना उसका नाम क्या होता है, जाइगोट होता है। बाद में यही जाइगोट आपका डेवलप होके भ्रूण और फिर बीज का निर्माण करता है। आगे बात समझे, मतलब यही जो जाइगोट है ये बाद में किस में बदलेगा, बीज में बदलेगा, भ्रूण में बदलेगा पहले, और उसके बाद किस में बदल जाएगा, बीज में बदल जाएगा। आगे बात समझ में, ये जो आपका हरा हरा बगल का अंडाशय का भाग दिख रहा है, ये आपका फल में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, फल में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि फ्रूट में। अब ये तो एक नर युग्मक और ये अंडाशय की बाहरी दीवारों का कार्य था। दूसरा देखिए जो यहाँ पे युग्मक आपको दिख रहा है, ये दूसरा युग्मक, ये जो केंद्रीय कोशिकाएं हैं, जो 2 केंद्रीय कोशिकाएं यहाँ पे आपको दिख रही हैं, इनके साथ में मिल जाता है, इनके साथ में फ्यूज हो जाता है, और फ्यूज होके इनके साथ में क्या बनाता है, भ्रूण पोष का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पे बगल वाले डायग्राम में आप देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, एक सेकेंड, ये एक आपका देखिए नीला वाला भाग जाके बीजांड के साथ में मिल गया, ये क्या बनाएगा, ये आपका जाइगोट, जो कि बाद में किस में बदल जाएगा, भ्रूण में। यानी हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये किसका निर्माण करेगा, भ्रूण का निर्माण करेगा। दूसरा वाला जो आपका नर युग्मक था, ये 2 केंद्रीय कोशिकाओं के साथ में जाके यहाँ पे मिल गया है, और इनके साथ में मिलके ये किसका निर्माण करता है, एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म बोलते हैं। ये जो एंडोस्पर्म होता है ना आपका, ये क्या होता है, हिंदी में इसे कहते हैं भ्रूण पोष। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, भ्रूण पोष कहा जाता है। भ्रूण पोष जो होता है, ये आपका जो भ्रूण है ना, भ्रूण ये जो बना हुआ ये भ्रूण है, इसको पोषण देने का काम करता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जब बच्चा अपने माँ के पेट में होता है तो उसको पोषण किससे प्राप्त होता है, जो उसकी नाल होती है उसके द्वारा, जो माँ उसका खाना पीना खाती है उससे उसको पोषण मिलता है। अब ये जो बीज है ये भी एक टाइप का नवजात भ्रूण ही है, तो इसको भी बड़ा होने के लिए, डेवलप होने के लिए भोजन की आवश्यकता होगी, और वो भोजन इसको कौन देगा, भ्रूण पोष देगा। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से जो 2 कोशिकाएं, 2 नर युग्मक होते हैं, वो भ्रूण और भ्रूण पोष का निर्माण करते हैं, और इसके पश्चात भी जो भी बाहरी दीवार है आपके अंडाशय की, ये बदल जाती है फल में, और फल के अंदर ही क्या होते हैं, बीज होते हैं। ठीक, अब ये जो बीज बनेगा यहाँ से, इसको जब आप लगा देंगे मिट्टी में, तो ये नए पौधे का निर्माण करेगा, और इस प्रकार से आपके जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है वो संपन्न हो जाती है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं जरा सा। यहाँ लिखा है निषेचन तथा बीज निर्माण। तो पराग नलिका के निर्माण के पश्चात, यानी जब पराग नलिका बन जाती है, उत्पादक कोशिका भी इसमें प्रवेश करती है। उत्पादक कोशिका यानी कि नर युग्मक, ये जो 2 यहाँ पे आपको नीले नीले कलर के दिख रहे हैं, ये क्या है, उत्पादक कोशिका यानी कि नर युग्मक। जल्दी ही यह 2 नर युग्मकों में विभाजित हो जाते हैं। यही उत्पादक कोशिका जो थी वो विभाजित होके, यानी टूट के, इसने 2 नर युग्मक बना लिए। आगे दोहरे निषेचन की क्रिया में, अब यहाँ पे देखिए हम दोहरा निषेचन कह रहे हैं। दोहरा निषेचन क्यों, क्योंकि 2 यहाँ पे नर युग्मक है, एक मिलके भ्रूण बना रहा है, दूसरा क्या बना रहा है, एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूण पोष बना रहा है। एक जाइगोट बना रहा है, एक भ्रूण पोष बना रहा है, इसीलिए 2 बार निषेचन हो रहा है ना, तो इसीलिए हम नाम बोल रहे हैं दोहरा निषेचन। ठीक, तो दोहरे निषेचन की क्रिया में पराग नलिका के भीतर 2 शुक्राणु कोशिकाओं में से एक शुक्राणु कोशिका बीजांड की अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाती है, जिससे भ्रूण का विकास संभव होता है। अब देखिए यही हुआ ना, एक यहाँ पे संलयित हो गई किसके साथ में, बीजांड कोशिका के साथ में, जो भ्रूण बना रही है। ठीक, दूसरी कोशिका
बीजांड के दो सहायक लैंगिक नाभिकों, ये देखिए दो सहायक लाल लाल कलर के ये जो दो सहायक लैंगिक नाभिक आपको दिख रहे हैं, इसके साथ में संयुक्त हो जाती है, जो आरक्षित भोजन उतक भ्रूणपोष का निर्माण शुरू करती है। आरक्षित भोजन उतक यानी कि ये वो उतक है जो भोजन को रिजर्व करके आरक्षित करके रखेगा कि भैया इतना हम इकट्ठा कर रहे हैं, ये भ्रूण के लिए है, ठीक है, इसका निर्माण करती है। और इसके बाद बढ़ रहा बीजांड स्वयं को बीज में ही बदल देता है। इसके बाद जो बीजांड आपका बनता है वो स्वयं को किसमें बदल देता है, बीज में। अब इस बीज को आप मिट्टी में जब लगा देंगे, फल के बनने के बाद आप फल खा लीजिए और बीज को लगा दीजिए मिट्टी में, तो उससे क्या मिल जाएगा आपको, नया पौधा। आगे ना बात समझ में। तो इस प्रकार से इस पूरी क्रिया के द्वारा जो आपके पुष्पी पादप होते हैं उनमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो एक बार चलिए फिर से हम लोग जो चरण थे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के उसको पढ़ देते हैं। पहला क्या था, पराग कणों का निर्माण आपका। तो पराग कणों का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद परागण की क्रिया हुई, परागण की क्रिया के बाद पराग कणों का अंकुरण और पराग नलिका का निर्माण होता है। उसके पश्चात निषेचन होता है और उसके बाद बीज निर्माण होते ही जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है पुष्पी पादपों में वो संपन्न हो जाती है। आगे ना बात समझ में। तो अब मिला जुला के कुल ये बात है कि आपको ये समझ में आ गया कि किस प्रकार से वो पौधे जिनमें कि फूल निकलते हैं उनमें लैंगिक जनन होता है, ठीक है। अब देखिए एक बात और यहाँ पे करते जरा सा, यहाँ पे ये जो हमने चित्र आपको दिखा रखा है, मतलब ये जो चित्र यहाँ मैंने इंक्लूड किया है इसमें, ये जो आपका चित्र है, एक सेकेंड, हाँ, ये जो आपका देखिए चित्र है ना, ये एक द्विलिंगी पुष्प का है। किसका है, द्विलिंगी पुष्प का। जो पुष्प भी होते हैं ना, देखिए जो फूल होते हैं पौधे के, ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। ये जो फूल यहाँ पे चित्र आपको दिख रहा है ये द्विलिंगी है। क्यों द्विलिंगी है, क्योंकि इसी फूल में नर भाग भी है और मादा भाग भी। एक ही फूल में नर तथा मादा दोनों भाग उपस्थित है। मतलब वे पुष्प जिनमें वर्तिकाग्र, अंडाशय वगैरह और पराग कोश, पुंकेसर वगैरह ये दोनों ही भाग उपस्थित होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, द्विलिंगी पुष्प बोलते हैं। आगे बात है, जैसे गुड़हल वगैरह के जो पुष्प होते हैं ये द्विलिंगी वगैरह होते हैं, ठीक। लेकिन अब अगर बात करें आगे की, जैसे कुछ पौधे, जैसे आपने पपीता देखा होगा, नींबू देखा होगा, इनके पेड़ों में क्या होता है, खूब सारे फूल लगते हैं एकदम गुच्छे गुच्छे में, लेकिन उनमें से हर फूल जो होता है उसमें फल नहीं लगते, अधिकांश फूल जो होते हैं वो गिर जाते हैं। रीजन जानते हैं क्या होता है, कि इन पौधों के जो पुष्प होते हैं ना वो एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं, एक लिंगी। एक लिंगी पुष्पों का मतलब यह है कि इनके एक फूल में या तो केवल नर भाग ही होगा या तो मादा भाग ही होगा। तो देखिए जो फूल नीचे गिर जाते हैं ना पौधे से वो नर पुष्प होते हैं। जब ये पेड़ में लगे रहते हैं, पराग कणों का निर्माण कर लेते हैं कीटों के द्वारा या किसी अन्य माध्यम के द्वारा, जब इनसे परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है, मतलब इनका पराग कण निकल के मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच गया, तो ये फूल फिर सूख के क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, ठीक। तो ऐसा पुष्प जिसमें केवल ये आपका पुंकेसर ये वाला भाग पाया जाए, इसको हम लोग बोलते हैं नर पुष्प। और जिसमें केवल और केवल ये स्त्री केसर यानी ये जायांग पाया जाए, उसको हम लोग बोलते हैं मादा पुष्प, ठीक है। दोनों ही कैसे होते हैं, एक लिंगी पुष्प होते हैं ये। लेकिन अगर दोनों भाग एक ही फूल में पाए जा रहे हैं तो ऐसे फूल को हम क्या बोलते हैं, द्विलिंगी पुष्प बोलते हैं, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, और इसी के साथ में आज की वीडियो का भी हम लोग एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपको स्टिल कोई डाउट बचता है इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसको भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।